हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में जानेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख अधिकारिता के बारे में जाना था, जो आर्टिकल 129 हमें बताता है। लेकिन आज हम जो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी अधिकारिता है, जो आर्टिकल 131 में दी गई है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल 131 के बारे में जान लेते हैं, ये क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रारंभिक अधिकारिता के तहत निम्नलिखित पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद को हल करने की अधिकारिता है। तो आर्टिकल 31 हमें ये कहता है कि प्रारंभिक अधिकारिता के तहत कोर्ट जो है वो ये जो नीचे पक्षकार बताए गए हैं, इनसे संबंधित किसी भी डिस्प्यूट को हल करने का अधिकार है। पहला, संघ या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई अगर विवाद होता है, एक तरफ यूनियन हो, एक तरफ एक से ज़्यादा स्टेट हो, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, संघ या कोई एक राज्य एक तरफ हो और एक या एक से ज़्यादा राज्य दूसरी तरफ हो, और तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद। तो अगर इनमें से कोई भी डिस्प्यूट है, इस तरह का डिस्प्यूट है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों को सीधे निपटाएगा। ये लिखा है, देखिए, ऐसे मामले जो हैं वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। अब लेकिन इस चीज़ का एक अपवाद भी है। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1956 के द्वारा आर्टिकल 131 में एक परंतु जोड़ दिया गया था। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक अधिकारिता का जो विस्तार है वो ऐसे विवादों पर नहीं होगा जो किसी संधि सनद से संबंधित हो, जो संविधान से पहले लिखी गई हो। यानी अगर मान लीजिए कोई भी ट्रीटी, कोई संधि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले की गई है, या कोई ऐसा लिखा गया है ना, कोई ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमारे संविधान लागू होने से पहले थी, तो वे सीधे आपके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, है ना। वो प्राइमरी जो आपका ये जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, प्रारंभिक अधिकारिता है, उसके अंदर ये नहीं आएगा। और ये अपवाद आपका ऐड किया गया था 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। दूसरा है अनुच्छेद 272। जो आर्टिकल 272 है वो बताता है कि संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या उसके पानी के प्रयोग या कंट्रोल से संबंधित विवाद भी कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं। मान लीजिए अगर संसद दो राज्यों के बीच में बहने वाली नदी या उनके पानी को लेकर किसी विवाद को हल करती है और उससे संबंधित कोई डिस्प्यूट है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। तीसरा जो अपवाद है वो है आर्टिकल 280। ये कहता है कि वित्त आयोग को सौंपा गया विषय से संबंधित अगर कोई विवाद है, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसको अगर कोई विषय सौंपा जाता है और उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। और चौथा है आर्टिकल 290, जो संघ और राज्यों के बीच खर्चों से संबंधित हो, यानी ऐसा डिस्प्यूट जो यूनियन और स्टेट के बीच में खर्चों से संबंधित हो, तो ये मामले भी आपके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते। ये सब आर्टिकल 131 के अपवाद के अंदर आते हैं। अब हम इससे रिलेटेड केस लॉ देखते हैं। कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ का केस। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक जांच कमीशन, एक इंक्वायरी कमीशन को धारा 3 के अधीन कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात, सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग के इतने सारे चार्जेस की जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एक आयुक्त को नियुक्त किया था। कर्नाटक राज्य ने आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया और कहा कि केंद्र सरकार को जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस आधार पर वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो राज्य की शक्तियां हैं उनका प्रयोग तो मंत्री ही करते हैं, है ना। जो भी स्टेट के पास पावर होती है उसका प्रयोग कौन करता है? मंत्री करते हैं। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो कोर्ट थी उन्होंने इस मामले को सही ठहराया, जो भी आयुक्त की नियुक्ति की गई थी इंक्वायरी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में आर्टिकल 131 के बारे में बताया है, साथ ही उससे जुड़े जो एक्सेप्शंस थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। इससे रिलेटेड जो केस लॉ था वो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है। और इस छोटी सी वीडियो में मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ओरिजिनल जो ज्यूरिडिक्शन है कोर्ट का, उसमें क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।